नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शाम 6 बजे जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है। राष्ट्रपति ने दिया है सरकार बनाने का न्योता। एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी है और ये फैसला भी बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, प्रधानमंत्री अब मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, तो तमाम जो औपचारिकताएं थी, संसदीय दल का नेता उन्हें चुना जाना था, वो सब पूरी होने के बाद अब मुलाकात का समय राष्ट्रपति के साथ शाम 6 बजे। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति से मुलाकात का समय शाम 6 बजे मुकर्रर है और राष्ट्रपति महोदया ने उनको आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जाकर उनसे मिलेंगे और बताएंगे कि कब सरकार का गठन करने का समय निर्धारित हुआ। ये एक औपचारिकता है जिसको करने आज प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन उसी समय ठीक जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे होंगे तो ठीक उसी समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे सभी एनडीए घटक दलों के बड़े नेता जो टॉप लीडर हैं, आमोद जी, ये जो आप बता रहे हैं इस पर मैं विस्तार से जानकारी आपसे चाहूंगी। आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल शाम 6 बजे एनडीए की भी बड़ी बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के घर पर, जैसा कि आमोद बता रहे थे, एनडीए की बैठक है और ये जानकारी सामने आ रही है कि बैठक में मंत्रियों पर चर्चा की संभावना है। बैठक में नायडू, नीतीश, अजीत पवार भी शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। आमोद जी, और क्या कुछ डिटेल्स है इस बैठक को लेकर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनडीए घटक दलों के बीच आपसी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको कितना मंत्रालय मिलेगा। तो संभव है कि आज जो शाम में बैठक होनी है उसमें थोड़ी बहुत इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। हालांकि ये इंडिविजुअल बात है और इंडिविजुअल लोगों से अलग अलग बीजेपी नेताओं की चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बैठक में भी इस पर चर्चा हो सकती है कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया जा रहा है, किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। साथ ही एनडीए के प्रति जो कमिटमेंट आज प्रधानमंत्री ने एक शुरुआत किया है और कहा है कि जो आपने उनको देखा और सुना प्रधानमंत्री को, उनके हर शब्द में एनडीए था। तो और एनडीए के नेताओं ने जिस तरह से गर्मजोशी से आज एक अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाया है, एक आह्वान किया है, तो उसको लेकर आगे कैसे इंटैक्ट रहे, अगले 5 साल तक कैसे रोड मैप चले, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी, जैसा कि आमोद बता रहे हैं। और साफ तौर पर आज एक मैसेज भी देने की कोशिश की कि एनडीए के तमाम सहयोगी एक साथ है। फिलहाल शुक्रिया आपका। और नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से आज मुलाकात की। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी आडवाणी से मुलाकात करने पहुंचे। मुरली मनोहर जोशी से भी उन्होंने मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मोदी ने मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे। यहां उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लिया। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। जोशी ने साल उड़ाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा, पद ग्रहण समारोह 9 जून के शाम को होगा। नरेंद्र मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री भवन पहुंचकर सरकार बनने का दावा पेश किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सांसदों की चिट्ठी भी सौंपी। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक। एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नरेंद्र मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। आज की बैठक में एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेंट्रल हॉल पहुंचे तो वहां मौजूद नेताओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में रखी संविधान की प्रतीक के पास पहुंचे, उसे माथे पर लगाया और फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया और फिर बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। उसका अनुमोदन करता हूं। इसके बाद एनडीए के सभी नेताओं ने अपने भाषण में एक एक करके पीएम मोदी को समर्थन देने की बात कही और उनके नेतृत्व की तारीफ की। बाद में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और उनके समर्थन के लिए आभार भी प्रकट किया। एनडीए नेता चुने जाने के बाद मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, विनम्रता के साथ मैंने जिम्मेदारी संभाली है, मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद, कहा नरेंद्र मोदी। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद बोले नरेंद्र मोदी, हम न हारे थे न हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं, हम हारे हुए लोगों को का मजाक नहीं उड़ाते, ये भी उनकी ओर से कहा गया। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। और संसदीय दल की बैठक में मोदी का विपक्ष पर हमला। नतीजों के बाद मैंने पूछा ईवीएम जिंदा है या मर गई। विपक्ष ने लगातार ईवीएम को गाली दी, ईवीएम ने विपक्ष को चुप करा दिया। विपक्ष के सुधरने की उम्मीद हालांकि कम ही है, ये कहा नरेंद्र मोदी ने। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। संसदीय दल की बैठक में मोदी का बयान, 1 से 4 जून के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश, विपक्ष ने हिंसा भड़काने की कोशिश की, देश को बांटने की कोशिश की गई, देश को गुमराह करने का प्रयास हुआ। 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग। इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े,
तोड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की है। नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से अपील की, मंत्री बनने की अफवाहों से बचें। उन्होंने कहा, जो बातें चल रही हैं सब व्यर्थ हैं। आजकल कोई भी मंत्री बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए। हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू सकी। कांग्रेस की 3 चुनावों से ज्यादा सीट हमें इस बार मिली। इंडिया गठबंधन तेज गति से गर्त में जाने वाला है, नरेंद्र मोदी ने कहा। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। और सेंट्रल हॉल में अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और उनके कामों की सराहना की। लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। और एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत को सम्मान मिला है। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world.
under the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either one or two globally. It is going to happen. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपके साथ हैं और चाहते हैं कि नई सरकार का आज ही शपथ ग्रहण हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष खत्म हो जाएगा और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग के बाद एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, उनसे संवाददाता सुमंत कुमार ने खास बातचीत की। देखिए, जिस तरह से आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए ने एकजुटता दिखाई है, किस तरह का मैसेज और प्रधानमंत्री का संबोधन क्या कहेंगे आप, और आपको जो स्नेह दिया इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी के संबोधन से हमेशा लोगों में उत्साह आता है। आज आपने देखा उनकी बातों को और उनके अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती। तमाम हम जैसे युवा सांसदों के लिए उनके अनुभव से सीखना बहुत मायने रखता है। ऐसे में उनके शब्दों के मायने होते हैं, उनको सुनकर स्वाभाविक है जोश बढ़ता है। और आपने देखा तमाम एनडीए के सांसदों का जोश सुपर हाई था मेरे प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। लेकिन जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने संबोधन किया एनडीए को लेकर, कहा कि पहले एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है, आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। चिराग, इसके क्या मायने हैं? इसके यही मायने हैं कि 2024 का शपथ ग्रहण तो हो रहा है, बट अब 2029 की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। 2029 में जो लक्ष्य जिससे थोड़ा सा हम लोग चूक गए थे 2024 में, उसको 29 में पूरा किया जाएगा। चिराग, जो लोग कह रहे थे बार्गेनिंग की बात, कि कंडीशनल सपोर्ट मंत्रालय की बात, इसमें कुछ सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। एब्सोल्युटली अनकंडीशनल सपोर्ट हर एनडीए के घटक दल का प्रधानमंत्री जी के साथ। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपना हर पल देश की सेवा के लिए समर्पित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मौके पर एक कविता के जरिए अपने मन की बात कही। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं उन्हें 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भाषण का जिक्र किया और कहा कि जो लोग एनडीए की एकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भाषण सुनना चाहिए। इससे बड़ा पल कुछ हो नहीं सकता। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी नेता चुने गए हैं और नीतीश जी का भाषण उठाइए, चंद्रबाबू नायडू जी का भाषण उठाइए। जो आज उन्होंने जो शब्द बोले हैं, आप चिराग पासवान के भाषण देखिए, उनके शब्दों में जो आज नरेंद्र मोदी जी का विशाल परिचय आज देश को, इस देश की जनता का आभार किया है, वो निःशब्द है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देश को। विपक्ष पे भी जोरदार हमला बोला है
कहा है कि वो तो कांग्रेस पार्टी पे भी हमला बोल, वो तो गर्त में जा रही पार्टी, एक विजन भी रखा और विपक्ष पे हमला भी बोला। मोदी जी ने जो हमला किया उससे ज्यादा बड़ा नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी ने ऐसा धूरा बनाया उन लोगों का, इन लोगों का कोई भी कहीं जगह नहीं है देश में। अब नीतीश कुमार जी का भाषण बहुत ही मजेदार है विपक्ष के परिप्रेक्ष्य में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी को एनडीए का औपचारिक नेता चुना जा रहा था, संसद भवन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मौजूद नेताओं ने जैसे ही नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना, संसद के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई, ढोल नगाड़े बजने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता जहां जश्न मना रहे थे, वहीं पास में एक मस्जिद है। जैसे ही मस्जिद में नमाज शुरू हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न रोक दिया। एक खूबसूरती देखने को मिली कि यहाँ पर जो मस्जिद है, यहाँ पर नमाज शुरू हुई तो उसके बाद ही यहाँ पर जश्न को रोक दिया गया। बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम भी जश्न में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेगी और मजबूती से फैसले भी लेगी। यही तो खूबसूरती है जो हम बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिटी की, वो सारी चीज़ें जो आपको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब रहती है तो ये देखने को मिलता है। सरकार को लेकर क्या कहेंगे, गठन को लेकर के? देखिए, सरकार फॉर्म हो रही है, सरकार बनेगी, सरकार गठबंधन की सरकार है, मजबूती से जैसे पहले थी वैसे चलती रहेगी। टीडीपी नेता के रविंद्र कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश बहुत पीछे चला गया है, जिसे केंद्र सरकार से मदद की दरकार। The agenda as far as the AP is concerned, first we have to reconstruct the state of Andhra Pradesh. It has gone back 25 years under the rule of Jagan Mohan Reddy. That's why we have to reconstruct and rebuild and create infrastructure and maintain the infrastructure. Everything has been already destroyed. That's why our intention and primary concentration is to reconstruct. For that purpose, we will take the assets of the center and we will ask the center to grant necessary schemes, including there is no capital at all. So everything is, there is no, I mean, law and order and everything, there is no system at all. That's why our primary agenda, even in NDA also, Andhra Pradesh, there is no maintenance of existing infrastructure also. Everything has been destroyed. So our primary intention is to develop the Andhra Pradesh. For that purpose, we will take pictures. Sir, in Andhra, Muslim reservation is also a point. Whatever the manifesto, our manifesto is there, we will implement the manifesto. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर पूरा फोकस इस बार रहेगा। साथ ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द बनेगा। दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ना केवल खरा बल्कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत तय करेगा और देश में समृद्धता, खुशहाली, संपन्नता और सुरक्षित भारत और हो, ये मोदी जी के ईमानदार, दमदार नेतृत्व में बनेगा। लेकिन इस बार बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि रिफॉर्म जारी रहेगा जो पहले से चला आ रहा है? पिछली 2 बार भी जब भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत था, उसके बावजूद हमने एनडीए की सरकार ही रखा है इसको और उसमें भी एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद भी दिया, उनका सहयोग भी लिया, इकट्ठे मिलकर सरकारें चलाई। इस बार भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी से ही जेडीयू जैसे दल कहने लग गए हैं कि अग्निवीर जैसे स्कीम पर सोचना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे विचार, चाहे हम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी होती तब भी बहुत सारे विषयों पर कई बार सरकार सोचती है। आज वो कोई चर्चा नहीं, मुझे लगता है मीडिया में चर्चा ज्यादा है, इसलिए आज केवल फोकस है 5 साल स्थिर निरंतर सरकार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी की 3 हार हुई हैं। 3 हार कौन कौन सी, सुनिए। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ
ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री के, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार, और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है, और अचानक ये एनडीए का जो भूत है उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी अपने भाषण में विपक्ष पर खींच निकाल रहे हैं। पवन खेड़ा ने एनडीए का नया नामकरण भी किया है। इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। बड़ी खबर मोदी के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण को लेकर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे मजदूरों को न्योता, वंदे भारत मेट्रो कर्मियों को भी न्योता, ट्रांसजेंडर स्वच्छता कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी आमंत्रित किए गए। विकसित भारत के एम्बेसडर्स को भी न्योता दिया गया। 9 जून को संभावित शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछले 2 टर्म की तरह नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी कुछ नया करने वाले हैं। विदेशी मेहमानों को निमंत्रण देने के साथ साथ इस बार शपथ ग्रहण समारोह में मजदूरों, कर्मचारियों और केंद्रीय योजनाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। इस बार शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारी, ट्रांसजेंडर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और विकसित भारत के एम्बेसडर्स को निमंत्रण मिला है। नरेंद्र मोदी इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले कारीगरों पर पुष्प वर्षा करने के साथ साथ प्रयागराज में कुंभ आयोजन को सफल बनाने वाले कर्मचारियों का भी स्वागत कर चुके हैं। इस बार भारत के विकास में अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया। मजबूत गठबंधन की ताकत से कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की। पीएम को हमने नैतिक हार का रास्ता दिखाया। हमारी सरकार आएगी तो जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो भी क्या नुकसान उतना बड़ा होता, या फिर ये गठबंधन ही है जिसकी वजह से बीजेपी को इतना नुकसान झेलना? देखिए, निश्चित तौर से गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी को भी मजबूती आई, कांग्रेस को मजबूती आई, और ये गठबंधन कांग्रेस ने बड़ा दिल करके 13 सीट लड़ी, उस पर भी हम तैयार हुए और हम सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि ऐसे अत्याचारी अन्यायी सरकार को उखाड़ना और ऐसे झूठे जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे थे, जो एक अपना आवरण बनाकर बैठे थे कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई कमजोर नहीं कर सकता, वो इस गठबंधन ने करके दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने करके। बनारस की बात करें, आप बनारस में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े और आंकड़े को आप 1/3 तक लेके आए। क्या ये पहले से आप लोगों ने माइंड सेट कर लिया था कि इतना विरोध है, ग्राउंड पर इतना आक्रोश है, इस बात का जजमेंट था आप लोगों को? देखिए, हम सब लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, और लड़ने का नतीजा है कि आज मोदी जी को 1,52,000 से चुनाव जीतने में छक्के छूट गए और लगातार कई घंटों तक पीछे रहे मोदी जी। इंडिया गठबंधन को यूपी में जो सफलता मिली, बिहार में वो कामयाबी नहीं मिल पाई। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही, ये जानने के लिए TV9 ने बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जैसे उत्तर प्रदेश में परिणाम रहा, गठबंधन की सीटें आई, उस तरीके का परिणाम बिहार में नहीं आ पाया आरजेडी और कांग्रेस और गठबंधन का, उसके लिए कुछ कहेंगे? नहीं, उसके लिए हम
चाहेंगे कि कमी रह गई? कहीं विश्लेषण होगा इसका, फौरन किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचा जा सकता है। तो बिहार में जो इंडिया गठबंधन है, हम चाहेंगे कि तेजस्वी जी इसको बुलाएं, एक मीटिंग बुलाएं, बैठक बुलाएं और सब लोगों से बातचीत करें। देखिए, गठबंधन की जब सरकार होती है या राजनीति होती है तो उसमें दबाव की बात तो होती है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को वो फेस करना नहीं पड़ा था क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत मिल रहा था, और इस बार उनको तमाम पार्टियों का सहयोग से अब सरकार चलानी है। तो जदयू की तरफ से हो या किसी दूसरी पार्टी के, दूसरे गठबंधन की दूसरी पार्टी की तरफ से हो, वो दबाव तो आएगा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। सर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार से आपके भी संबंध रहे हैं पुराने, उम्मीद है कुछ की पलटी मारेंगे? और मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है, और वैसे उनका नेचर है। पूर्व सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं आपको। दीदी की कला यह है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते बस मैं भाई को दूं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच टीएमसी और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी, हिंदुओं आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही टीएमसी हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर हूँ।